हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। भाई अपने ना 2100 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, कुछ हद तक का सफ़र अपन ने कर लिया था। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है दोस्तों अपने, और टॉपिक वाइज में ना अपन टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। कल भाषा शिक्षण के कौशल पढ़े थे, आज कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक वाला क्लियर हो जाएगा ना एक एक साथ में, उसके बाद में वापस अपन कॉमन ले लेंगे। देखो टॉपिक वाइज सीरीज करने का केवल एक ही फायदा है कि टॉपिक वाइज सीरीज करने से साथ साथ में ना आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है ना, साथ साथ में मैटर भी क्लियर हो गया आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखना भाई, साथ साथ में जो है ना आपका कंसेप्ट भी क्या हो रहा है इसके साथ में क्लियर हो रहा है। तो बिना कोई टाइम गवाए ना, ये रहा आपका पहला प्रश्न। अरे आज ना गोले करेंगे ऊपर और ना इनको छुपाएंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों शिक्षण वीडियो पे आएंगे। अब एक दिन मैं शिक्षण वीडियो की क्लास लेकर के आऊँगा, एक दिन दूसरी, एक दिन शिक्षण वीडियो की, एक दिन दूसरी, क्योंकि वीडियो के प्रश्न बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर प्रश्न आते हैं। अभी तक जो वीडियो के प्रश्न है ना गणित विषय के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे गए, बाकी बहुत कम पूछते हैं। वीडियो में भी कौन से पूछते हैं, कभी कर्मित, अनुदेशन, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये 2-4 वीडियो फिक्स है, वहाँ से आते हैं। तो वीडियो बहुत सारी है, भाषा शिक्षण में भी विद्या है, पर्यावरण में भी है। अब कितनी वीडियो पढ़ोगे अनाप शनाप, है ना। तो जितनी भी आते हैं तो भी हल्का हल्का नॉलेज तो अपन को होना चाहिए ना। तो मैं एक एक क्लास के साथ में ना आपको क्या करूँगा, हर विधि के बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये रहा भाई, वह विधि जिसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर बालक अपनी गलतियों का संशोधन स्वयं करता है। पूछ रहा है भाई जैकपॉट विधि, समाज समिति विधि, समवाय विधि या तुलना विधि। इन चारों के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो तुलना विधि है ना, ये तो आपको मैंने पहले कल वाली क्लास के अंदर ही बताया था। ये तो ना पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है भाई, पद्य शिक्षण की विधि है। तुलना जो है किसकी विधि है, आपके पद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, पद्य शिक्षण की विधि है। समवाय विधि में मैंने आपको बता रहा कि गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण के दौरान साथ साथ में व्याकरण का है ना व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है। समाज समिति विधि के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे और ऑप्शन आएगा। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा भाई आपकी जैकपॉट विधि। जैकपॉट विधि के अंतर्गत क्या होता है, बालक की यदि कोई भी समस्या आती है ना, उस समस्या का समाधान भी संशोधन क्या करता है, स्वयं करता है। यानी कि आप उसको गलतियां बता दो, बालक स्वयं क्या करेगा, उसका संशोधन करेगा। जैसे आपने एक बच्चों को श्रुति लेख लिखाया, पहले बोल करके बालक को श्रुति लेख लिखवा दिया, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, बच्चों को किताब दे दी। अब इस किताब में से चेक करो कि आपकी कितनी गलतियां आई और कितनी गलतियां नहीं आई हैं। ये जिस विधि के अंदर काम करे ना, उस विधि का नाम क्या है दोस्तों, जैकपॉट विधि। और इसके जो जनक है ना वो भी कौन है भाई, जैकपॉट ही है, जिसका नाम है ना जैकपॉट विधि। ऐसे लिखा हुआ है ना, गलत लिख दिया था। इसका नाम भी जैकपॉट ही है और इसका विधि जो दी है ना, उस विधि का नाम भी क्या है आपका, जैकपॉट। सही आंसर होगा आपका ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्नोत्तर विधि के सोपान नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, प्रश्नोत्तर विधि के सोपान नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में जानकारी पहले दे रखी भाई। प्रश्नोत्तर विधि ना सुकरात दे रखी है। क्या दे रखी भाई, सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि। किसने दी थी, इसके जनक के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सुकरात हो जाएगा। इसके बाद में भी आपको याद रखना है दोस्तों, सुकरात के अतिरिक्त जो इस विधि के बारे में ये जो विधि है ना सुकरात ने दी थी, कहीं कहीं पे इसका नाम क्या आ जाता है आपका, वुडवर्थ। क्या आ जाता है भाई, वुडवर्थ। वुडवर्थ कहीं कहीं दिया होता है, लेकिन वुडवर्थ इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर जो पहली बार प्रश्नावली बनाई थी ना, उसका नाम था क्या, वुडवर्थ। तो सही उत्तर जो होगा ना इसका, कौन कौन से सोपान है इसके अंदर, तो इसमें सुकरात ने सोपान दिए थे, 3 सोपान दिए थे दोस्तों। कितने सोपान दिए थे, 3। पहला दिया था भाई परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव। स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया था। किस किसने दिया था, पहले परीक्षण, इन्होंने 3 सोपान दिए थे कि सबसे पहले तो आप निरीक्षण करो। क्या करो, निरीक्षण करो। निरीक्षण का मतलब ये कि प्रश्न आप पूछ रहे हो तो ऑब्जर्वेशन करो कि कैसा उत्तर आ रहा है। उत्तर आने के बाद में वो आता है आपका परीक्षण। परीक्षण लो प्रश्नों के माध्यम से। फिर बालकों ने कितना अनुभव प्राप्त किया है इसकी भी जानकारी ले लो। तो ये 3 प्रकार के सोपान दिए थे सुकरात ने, इसीलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि के सोपान के बारे में बात करें दोस्तों, ये तीनों सही है भाई, परीक्षा, निरीक्षण और अनुभव। ये जो स्पष्टीकरण है ये क्या है आपका, गलत है। ये पूछ रहा है विधि का सोपान नहीं है। नहीं है मतलब ये स्पष्टीकरण इसके अंदर नहीं है। ये रहा आपका अगला प्रश्न भाई, प्रश्नोत्तर विधि है। क्या पूछ रहा है ये, प्रश्नोत्तर विधि है भाई, मनोवैज्ञानिक विधि, निगमन सिद्धांतों पर आधारित विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि या उपयुक्त सभी। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जब कभी भी एक ही लाइन, एक चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए ना जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, दूसरे विलोम में ना, तो समझ लेना उन दोनों में से उत्तर होगा। तो ये देखो, ये कह रहा है मनोवैज्ञानिक विधि और एक कह रहा है अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसका मतलब इन दोनों को तो पहले ही काट दो, ये तो होंगे ही नहीं। इन दोनों में से एक होगा दोस्तों। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि कैसी है दोस्तों, अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक विधि उससे कहते हैं जिसमें नियम, सिद्धांत, तथ्य वगैरह काम चलते हैं। प्रश्नोत्तर में कोई नियम, सिद्धांत वगैरह नहीं है, प्रश्न पूछो उत्तर दो। तो इसके अंदर ये जो विधि है ना कैसी है आपकी, अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, सी सही आंसर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
एक अच्छे प्रश्न का गुण नहीं है। क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई? एक अच्छे प्रश्न का गुण नहीं है। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर जो प्रश्न होते हैं ना, उनके गुण बताए गए। तो प्रश्नोत्तर विधि के अंदर जो प्रश्न होंगे ना, उसमें से ऐसा कौन सा गुण है जो इसका नहीं है? ये कह रहा है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, पाठ का विस्तार करना, नवीनता जिज्ञासा उत्पन्न करना, या प्रभावशाली बनाना। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है ना। अरे हाँ भाई हटा रहा हूँ, पहले कुछ बच्चों ने बोला था इस सब पे राइट मत क्या करो ना, कंफ्यूजन होता है। अब ध्यान रखना है ना भाई, 3 दे रखा है इनके अंदर। पहला दे रखा है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, पाठ का विस्तार करना, नवीनता या जिज्ञासा उत्पन्न करना, या प्रभावशाली। तो ये प्रश्न जो होना चाहिए कैसे होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है गुण नहीं है तो प्रभावशाली तो होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्न का प्रभाव नहीं होगा ना तो बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रभाव तो प्रभावशाली होना चाहिए, नवीनता भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला भी होना चाहिए। जब तक आप बालकों को नए प्रश्न नहीं पूछोगे, नवीनता वाले प्रश्न नहीं पूछोगे, तो जब तक बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी ना, तब तक वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये जिज्ञासा वाला भी होना चाहिए। पाठ का विस्तार करना, प्रश्न कैसे होने चाहिए? जो क्या करते हो, पाठ का विस्तार करते हो। आपने पढ़ाया छोटा है, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछना कि वो पूरा का पूरा पाठ वापस बता दें। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? पाठ का विस्तार करता हूं। ये तीनों की तीनों क्वालिटी तो क्या होती दोस्तों? होनी चाहिए प्रश्नों के अंदर। तो ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो ये क्या, ये वाली क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। दोस्तों प्रश्नों का लक्ष्य ये नहीं है कि पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, प्रश्नों का लक्ष्य भाई नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। प्रश्न कौन से पूछे जाओगे भाई? प्रस्तावना भले ही पूर्व ज्ञान के आधार पर की जाती है, लेकिन प्रस्तावना का आधार क्या है? नवीन ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करना। तो प्रश्नों का जो गुण है ना, ये नहीं है कि पूर्व ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करना। जो गुण होगा ना वो क्या होगा भाई? नवीन ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करना। क्या करना भाई? नवीन ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करना। सही उत्तर होगा आपका कौन सा भाई? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। पर्यटन विधि के जनक हैं। पर्यटन विधि के जनक है। पर्यटन विधि को दोस्तों कहते हैं ब्राह्मण विधि। कौन सी विधि कहते हैं? ब्राह्मण विधि। जहां बालक को घुमाने लेकर के जाते हो, इसके द्वारा जो बालक अनुभव करता है, जो सीखता है ना, उसका ज्ञान भी कैसा होता है भाई? अस्थायी होता है। सीखा गया ज्ञान कैसा होगा उसका? अस्थायी होगा। तो ध्यान रखना, पर्यटन विधि के जनक की यदि बात करें तो जनक है दोस्तों उसके पेस्टालॉजी। कौन है भाई जनक की? यदि आपसे बात कर ले कि पर्यटन विधि के जनक कौन है, तो जनक का सही उत्तर हो जाएगा पेस्टालॉजी। कौन है? पेस्टालॉजी। ये तीनों प्रोफेसर ऑन आर एन टैगोर और सुग्रात नहीं है, लेकिन प्रोफेसर रेन ने और आर एन टैगोर ने भी है ना इसके संदर्भ में बात कही है। क्या क्या बात की वो नेक्स्ट प्रश्नों में आने वाला है। मैं प्रश्न भी पूरे कोडिंग वाइज बना करके लेके आना, 5-7 प्रश्न आएंगे, विधि कंप्लीट। पर्यटन विधि के जनक की बात करें तो कौन जनक है? पेस्टालॉजी। इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्यटन विधि की उपयोगिता है। क्या पूछ रहे हैं? पर्यटन विधि की उपयोगिता है। पर्यटन विधि की क्या उपयोगिता है? पर्यटन विधि का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? इसके बारे में बात करें दोस्तों, नेतृत्व की भावना का विकास करना, प्रबंधन की भावना का विकास करना, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव देना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप बच्चों को घुमाने के लेकर के जाओगे ना, तो उनके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास करना है। क्योंकि बालों को आप घूमने के लिए लेकर के जाओगे, बचपन में आप कभी घूमने के लिए गए होंगे ना, आपको लीडरशिप का काम दिया जाता है कि ये बच्चे इनके साथ में चलेंगे। तो नेतृत्व की भावना का विकास तो होता है। प्रबंधन की भावना का विकास, अरे आप घूमने के लिए जाते थे ना, 3 दिन का टूर जा रहे हैं तो 5 दिन पहले बैग भरना स्टार्ट कर देते थे जमाना। क्यों? ये क्या है आपकी प्रबंधन की भावना की, 5 दिन रुकेंगे तो हमारी क्या व्यवस्थाएं रहेगी। प्रबंधन की भावना का भी विकास होता है। प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव होता है। घूमने के लिए ले जा रहे हो, वही चीज दिखाओगे आप, तो अनुभव कैसा होगा उनका? प्रत्यक्ष होगा और वास्तविक होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव होता है। दोस्तों याद रखना, पहले विद्यालय के अंदर जो पर्यटन विधि के द्वारा जो घूमने लेकर के जाते हैं ना, वह भ्रमण कैसा होता है आपका? शैक्षिक भ्रमण होता है। कौन सा भ्रमण होता है? शैक्षिक भ्रमण। केवल ऐसे ही घूमने ले जाना विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। विद्यालय से जो टूर लेके जाते हैं ना, वो शैक्षिक भ्रमण के आधार पर लेके जाते हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई? डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भ्रमण विधि के मुख्य महत्व हैं। देखो मैंने पहले ही आपको कहता ना, जहां पे मुख्य बात लग गई ना, इसका मतलब वो चारों महत्व तो हैं, लेकिन मुख्य महत्व वही होगा, एक होगा इन चारों में से। ये कह रहा है भ्रमण विधि, आप बालकों को घुमाने लेकर के लिए जा रहे हो, इसका मेन लक्ष्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? क्या आनंदमय विधि है? बालक इसमें सक्रिय रहता है? ये बाल केंद्रित विधि है? या राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है? ये चारों के चारों इसके महत्व हैं। भाई घूमने के लिए लेकर के जाओ तो आनंद की अनुभूति होगी, बालक इसमें सक्रिय भी रहेगा, बाल केंद्रित विधि भी बालों को आधार मान करके पढ़ाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास भी होता है। ये भी 100% क्या है दोस्तों? सही है। लेकिन ये पूछ रहा है भाई मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों?
भाई आनंदमय विधि है, बालकों को घुमाने लेकर के जाना, केवल आनंद देना इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पर्यटन विधि के द्वारा शैक्षिक भ्रमण में लेकर जाता है ना, शिक्षा के लिए घूमने के लिए लेकर जाता है, उसमें आनंद तो आता है, लेकिन मेन इसका काम आनंद देना नहीं है, ये तो नहीं होगा। फिर ये पूछ रहा है बालक सक्रिय रहता है, हाँ बालक आप घूमने के लेकर के रहे हो तो बालक सक्रिय रहता है, पढ़ने का एक भाग है, जो बालक सक्रिय होगा ना वह जल्दी सीखेगा, ये भी इसका उत्तर सही हो सकता है, एक ऑप्शन है लेकिन मुख्य नहीं हो सकता दोस्तों। अब दो बचते हैं आपके, बाल केंद्रित विधि है और एक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। देखो ये कॉमन बात होगी, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। आप बच्चों के साथ में घूमने के लिए जा रहे हो ना, उनको एक साथ में घूमोगे, नई नई जगह देखोगे ना, तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास भले ही होगा, लेकिन ये एक पार्ट है, जैसे प्रबंधन का व्यवस्था करना है ना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, वैसे एक पार्ट है। मुख्य महत्व क्या है भाई, ये विधि जो है ना कैसी आपकी बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित होना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम विधियां ऐसी है जो बाल केंद्रित है, जो बालकों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जाता है दोस्तों। जो ये मेन लक्ष्य इसका क्या है, बाल केंद्रित विधि, भ्रमण विधि का एक मुख्य महत्व है, ये बाल केंद्रित विधि है। और जो विधि बाल केंद्रित होती है ना, उसमें बच्चे का अधिगम अच्छा होता है, बच्चा सीखता अच्छा है, तो ये इसका मेन होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये बाल केंद्रित विधि है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पर्यटन विधि के दोष नहीं है। क्या पूछ रहा है ये, पर्यटन विधि के दोष नहीं है। मनोरंजन की भावना से शिक्षा न्यून रहती है, भ्रमण से शिक्षण में रुकावट आती है, इसमें समय कम लगता है, बालक का ज्ञान अस्थायी होता है। ये पूछ रहा है मनोरंजन की भावना से शिक्षा न्यून रहती है, पर्यटन विधि का दोष नहीं है। भाई आप बालकों को घूमने के लिए लेकर के जा रहे हो ना, तो बालकों के अंदर जो भावना होगी वो कैसी होगी, मनोरंजन की भावना होगी। भले आपका शैक्षिक भ्रमण है, लेकिन बालक तो आनंद लेने के लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा क्या हो जाती है, न्यूज नहीं है भाई, न्यून है यहाँ पे। न्यून कैसी रहती है, शिक्षा न्यून रहती है। आप बच्चों को घूमने लेकर के चले गए ना, आपने भले ही बताया कि इस पेड़ के अंदर ये होता है, इस जगह पे ये हुआ था, वो हुआ था, वो उन बच्चों को इतना याद नहीं रहेगा। उन बच्चों ने वहां पे कितनी मस्ती की है ना, वो सारी की सारी वो बालक क्या रखते हैं, याद रखते हैं। यहाँ पे मनोरंजन की भावना के विकास के कारण शिक्षा का स्तर क्या रहता है, नीचा रहता है। ये तो दोष है, बिल्कुल सही है। भ्रमण से शिक्षण में रुकावट आती है, 100% आती है, क्योंकि आप सारे बच्चों को, आप जैसे पर्यावरण के आप अध्यापक हो, आप सारे बच्चों को घूमने के लिए लेकर के चले गए आपके विषय के लिए, तो बाकी जो विद्यालय में बैठे हुए टीचर है वो क्या करेंगे, शिक्षण में रुकावट आती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी शिक्षण के लिए आपका टूर जाता था ना, वो अधिकतर संडे या किसी छुट्टी वाले दिन जाता था। इसके पीछे कारण क्या था भाई, शिक्षण के अंदर क्या नहीं आया आपके, रुकावट नहीं आए, इसमें समय कम लगता है। ये कैसे लगता है, घूमने के लिए लेकर के जाओगे ना, भ्रमण करा करके पढ़ाओगे हर टॉपिक को, तो समय क्या लगेगा उसके अंदर, अधिक लगता है दोस्तों, कम नहीं लगता है। और ये क्या, बालक का ज्ञान अस्थायी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में वास्तविक अनुभव हो रहा है, तो ज्ञान तो अस्थायी हो गई। इसका जो दोष कौन सा नहीं है भाई, ये नहीं है, इसमें से समय कम लगता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें समय कम लगता है, ये दोष नहीं है। समय क्या लगता है इसके अंदर, अधिक लगता है, दोष नहीं है, समय कम लगता है, ये तो गुण है। तो ये पूछ रहा है भाई इसमें समय अधिक लगता है, दोष क्या हो जाएगा, समय अधिक लगता है, कम नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, आंतरिक भावों से प्रेरित होकर नव निर्माण के लिए सृजनशीलता के गुणों का विकास किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। ये कह रहा है भाई आंतरिक भावों से प्रेरित होकर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपे हुए कुछ आंतरिक भाव होते हैं, उनसे प्रेरित होकर नव निर्माण के लिए सृजनशीलता के गुणों का विकास करना, कुछ नया करने के लिए बालकों को ना क्रिएटिव बनाना, सृजनशील बनाना, ये किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। समाज समिति विधि के द्वारा, फ्रोबेल विधि के द्वारा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के द्वारा, या जैकपॉट विधि के द्वारा। जैकपॉट विधि मैंने आपको बताया जिसमें बालक स्वयं क्या करता है भाई, अपने संशोधन करता है, तो ये तो हो नहीं सकती। समाज समिति विधि में केवल और केवल बच्चों को समाज के अंदर रहना सिखाया जाता है, ये हो नहीं सकती। फ्रोबेल विधि प्राथमिक खेल विधि है। जो सही उत्तर होगा इसका क्या हो जाएगा आपका, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। दोस्तों ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है, देखो मस्तिष्क का मतलब आप जानते हो मस्तिष्क, यह विधि क्या होती है, अपना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है ना एक कोई ना कोई एक आंतरिक भाव छुपे होते हैं। बस अध्यापक को क्या करना है, उन भावों को केवल और केवल मस्तिष्क तक लेकर के जाना है, और मस्तिष्क तक ले जाने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि जाने के बाद में क्या कर दें, मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा कर देना, मस्तिष्क एकदम खुल जाए, मस्तिष्क एकदम ढूंढने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप आंतरिक भावों से इस तरीके से मस्तिष्क के पास में ले जाते हो ना, तो बालक सृजनशील हो जाएगा, वो हर कुछ भी नई खोज कर सकता है। हर बालक के अंदर इतनी ताकत है कि वो नई नई चीजों को ढूंढ सकता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है भाई, आप आंतरिक भावों को ना कहाँ, मस्तिष्क तक ले जाने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ये होता है आपका सृजनशीलता के गुण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसका जनक कौन था, कैसे आया ना, इसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है, उपयुक्त कथन किसका है। भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है, यह कथन किसका है दोस्तों, यह पूछ रहा भाई पेस्टालोजी का,
प्रोफेसर रेन का, रविंद्रनाथ टैगोर का या वुडवर्थ का? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेस्टालॉजी जो है ना वो इसका जनक है। वो क्या है भाई? इसका जनक है भ्रमण करते हुए सीखने का। प्रोफेसर रेन ने इसका विचार दिया था कि बालकों को ना भ्रमण करते हुए सिखाना चाहिए। ये जो परिभाषा दी ना भ्रमण करते हुए सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है, ये परिभाषा दी गई थी तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भाई किसके द्वारा दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा आपका? सी। इसके बाद देखते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अभिक्रमित अनुदेशन मशीन आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अभिक्रमित मशीन आधारित है प्रश्नावली विधि पर, प्रश्नोत्तर विधि पर, प्रश्न प्रणाली विधि पर या उपयुक्त सभी पर? ये देखो ना, इसमें ध्यान रखना भाई, प्रश्न प्रणाली कोई विधि होती नहीं है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा नहीं। प्रश्नावली विधि नहीं होती दोस्तों, प्रश्नोत्तर में प्रयोग की गई एक विधा है, प्रश्न बनाने की एक श्रेणी है, एक तरीके से श्रृंखला है, उसको प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली नाम की कोई विधि नहीं है दोस्तों। विधि कौन सी है आपकी? प्रश्नोत्तर। ये कोरा कि अभिक्रमित अनुदेशन मशीन आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन मशीन है ना प्रश्नोत्तर, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है दोस्तों। सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है। कौन सी विधि? आपकी अभिक्रमित अनुदेशन मशीन। याद ना भैया, कुछ किताबों में ना अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी लिखा होता है, कहीं उपागम भी लिखा होता है, कहीं मशीन भी लिखा होता है, लेकिन वास्तविकता में ये क्या है? अभिक्रमित नाम की एक मशीन थी जो प्रश्नों के आधार पर बच्चों को सिखाया जाता था। कैसे सिखाया जाता था अभी चर्चा करते हैं अपन। एक बार ये देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन मशीन का निर्माण कब किया गया था भाई? 1950 में, 1956 में, 1952 में या 1950 में? तो दोस्त दो जगह 1950 आ गया ना, तो एक ऑप्शन को काट देना कहीं ना। 1950 इसका सही आंसर होगा, या 1950 नहीं या 1954 वगैरह कुछ कर देना आप। दोनों जगह 1950 आ गया ना भाई, याद रखना आप तो केवल 1950 में किया गया था। कब किया था? 1950 में पहली बार अभिक्रमित अनुदेशन मशीन बनाई गई थी। भाई क्यों बनाई गई थी इसकी चर्चा इस प्रश्न में करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रेरणा है, प्रेरणता का मतलब होता है किसने इसका मशीन का निर्माण किया था दोस्तों? तो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से प्रभावित होकर के 1950 में स्किनर ने, किसके द्वारा? स्किनर ने। किसने निर्माण किया था दोस्तों? स्किनर ने इस एक मशीन बनाई थी अभिक्रमित अनुदेशन मशीन। यह अभिक्रमित अनुदेशन मशीन क्या होती है एक बार समझिए। अभिक्रमित अनुदेशन एक प्रकार की ऐसी मशीन थी, है ना, इस प्रकार की एक मशीन होती थी। इस मशीन में क्या होता था? इस प्रकार की एक मशीन होती थी। इस मशीन में क्या होता था? बालक यहाँ पे चेयर लगा करके बैठता था, कुर्सी लगा करके बैठता था। यहाँ सामने ना अध्यापक जो बालक को पढ़ाना होता था ना, वो कंटेंट यहाँ पर रख देता था कि मुझे ये मैटर पढ़ाना है। तो मैटर यहाँ कंटेंट कहाँ रखता था? विषय वस्तु को यहाँ रख देता था। बालक वहां जाकर के बैठता, अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहे उस विषय वस्तु को आराम से पढ़ता। जैसे उस विषय वस्तु को पढ़ता, विषय वस्तु को समझ लेता, है ना। विषय वस्तु को समझने के बाद में क्या करता? यहाँ पे एक स्पीकर का बटन, स्किप करने का बटन था, जहां से जैसे वो कट करता और ये मैटर कहाँ चला जाता? आगे। मैटर आगे खिसक जाता और उसके सामने एक प्रश्न आ जाता। प्रश्न कैसे होते थे? वस्तुनिष्ठ टाइप के, ABCD में उसको क्या देना होता था? उसका उत्तर देना होता था। प्रश्न उसी मैटर पर आधारित होते जो उसने पहले पढ़ा था। जैसे प्रश्न उसके सामने आएगा, अब वो प्रश्न को पढ़ेगा, प्रश्न को पढ़ करके उसका उत्तर देगा। उत्तर मान लीजिए उसने B पर उत्तर दिया कि B सही है। B यदि प्रश्न का उत्तर सही होगा तो ये स्लाइड भी आगे खिसक जाएगी और उसके सामने कौन सा प्रश्न आ जाएगा? दूसरा प्रश्न आ जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न का उत्तर गलत निकला तो क्या होगी? प्रश्न तो इधर स्किप हो जाएगा और सामने उसके वापस मैटर आ जाएगा। क्या खुल जाएगा? मैटर, कि भाई आपने जो उत्तर दिया ना वो क्या है? गलत है। एक बार फिर से इसको समझिए। तो वो बालक क्या करेगा? फिर से इसको समझने की कोशिश करेगा, फिर से उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वापस इसको स्किप करेगा, फिर वापस सामने उसके वही प्रश्न आएगा, फिर बालक उसका सही उत्तर देगा, फिर स्किप हो जाएगा, फिर दूसरा प्रश्न आएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बालक पूर्ण रूप से सीख नहीं जाता है। ये थी दोस्तों आपके अभिक्रमित मशीन, आगे पीछे होता रहता था। यह आपकी अभिक्रमित मशीन थी दोस्तों। इसके बारे में यदि अपन बात करें, ये पूछ रहा है किसने निर्माण किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्किनर। कब किया था? 1950 में किया था। किस विधि के आधार पर किया था? भाई सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर किया था। किसके आधार पर? सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर किया था। यह रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वपरीक्षण का सिद्धांत, तीव्र गति का सिद्धांत या तुरंत जांच का सिद्धांत। दोस्तों ध्यान रखना, पहला पूछा है पुनर्बलन का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। बच्चा सामने बैठ करके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, यदि उसको प्रश्न का उत्तर सही लिख जाएगा और प्रश्न आगे खिसक जाए ना, बालक को ऑटोमेटिक क्या मिल रहा है? पुनर्बलन मिल रहा है सीखने के लिए। अरे पुनर्बलन है ना, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सीखने के लिए क्या मिल रहा है? पुनर्बलन मिल रहा है ना, तो ये तो पुनर्बलन का सिद्धांत होता है। स्वपरीक्षण का सिद्धांत बिल्कुल होता है। बच्चे ने उत्तर गलत दे दिया ना, उसको वही पता चल जाएगा भाई उसने उत्तर गलत दे दिया, क्योंकि जैसे गलत उत्तर दिया और सामने क्या आ रहा है उसके वापस कंटेंट, विषय वस्तु सामने आ रही है ना। जैसे विषय वस्तु सामने आएगी बालक समझ जाएगा भाई मैंने जो उत्तर दिया है वो क्या है भाई? गलत है। तो स्वपरीक्षण का सिद्धांत भी होता है।
तीव्र गति का सिद्धांत, इसको एक बार नोट करो, तुरंत जांच का सिद्धांत। बिल्कुल आपको तुरंत पता चल रहा है कि आपका प्रश्न गलत है या सही है, क्योंकि आपने जैसे बटन पे एंटर किया, सही होगा तो आगे चला जाएगा, नहीं होगा तो सामने विषय वस्तु आ रही है, तो तुरंत क्या हो रही है, उसकी जांच हो रही है। ये भी है, तो ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो कौन सा भाई, सी सही होगा। और वैसे भी सही है, तीव्र गति का सिद्धांत नहीं आता, इसमें बालक तेज गति से नहीं सीखता है, इसमें बालक स्वगति से सीखता है। जिस बालक की जितनी स्पीड होगी उसके आधार पर क्या करेगा, सीख जाएगा। तो ये स्वगति का सिद्धांत आधारित होता है दोस्तों, तीव्र गति का नहीं होता है। ये पूछ रहा है भाई सिद्धांत नहीं है, ये वाला नहीं है, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है, रेखीय, अवरोही, आंतरिक या आरोही। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये ना 3 प्रकार का आपके अंदर मुख्य रूप से चलता है भाई। एक तो चलता है आपका रेखीय, कौन सा चलता है भाई, रेखीय। एक चलता है आपका शाखीय, इस शाखीय को आंतरिक भी कहते हैं, इस रेखीय को बाह्य भी कहते हैं, ये दोनों इसके भाग हैं। एक जो चलता है भाई अवरोही में चलता है, किस में चलता है भाई, अवरोही। देखिए 3 प्रकार से मेन प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन हैं, इनको समझिए। रेखीय का मतलब क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा सिखाया था। रेखीय के अंदर क्या होता है, एक बार प्रश्न आगे चला गया, वो वापस अपने प्रश्न का उत्तर सही कर दिया, आगे चला गया, अब सही उत्तर को उसको वापस देखना है उस प्रश्न को, अब बालक नहीं देख सकता, वो आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। वो जैसे सही उत्तर देगा तो अपने आप आगे चली जाएगी, गलत होगा तो अपने आप विषय वस्तु आ जाएगी। उसके हाथ में कुछ नहीं होता है कि मैं इस चीज को वापस ले या नहीं लूं, क्योंकि उसके सामने प्रश्न आ गया, उलझा हुआ प्रश्न है, उसका सही उत्तर नहीं आ रहा ना, तो उसको गलत उत्तर देना पड़ेगा। वो गलत उत्तर देगा तभी उसके सामने विषय वस्तु खुलेगी, बाकी विषय वस्तु नहीं खुलेगी। ये तो कहलाएगा भाई आपका रेखीय। क्या कहलाएगा भाई, रेखीय। एक आता है भाई आपका शाखीय, कौन सा आता है भाई, शाखीय। शाखीय की यदि अपन बात करें कि शाखीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शाखीय अभिक्रमित क्या मतलब होता है कि इसको तो अपन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसका जो विस्तार किया गया था ना अपने विश्व युद्ध के समय किया गया था दोस्तों, जब ना अधिक से अधिक वायुयान खराब हो गए थे ना, ये जवानों के जो एयरफोर्स के यहाँ जो प्लेन थे वो खराब हो गए, तो वायुयान को सही करने के लिए ना इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि इतने इंजीनियर नहीं मिल रहे थे वायुयान सही करने वाले, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट से दूसरे इंजीनियर थे जो गाड़ियां वगैरह ठीक करते ना, उनको क्या कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। वहां पे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई कि आप यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे सब कुछ सुनिए, देखिए, आपका मैटर लिखा हुआ है लिखिए, और आगे प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर दीजिए। तो वो प्रश्नों का उत्तर देते देते धीरे धीरे क्या 2-4 दिन में हेलीकॉप्टर का सही करना क्या करते सीख गए थे, हल्का फुल्का सही के देना, एक्सपर्ट तो नहीं हुए थे। तो वो कहलाता है आपका शाखीय। इसमें आगे पीछे हो सकता है, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। अवरोही की बात करें दोस्तों, तो इसमें गणित की विशेषज्ञता दक्षता जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षता का मतलब क्या होता है, बालक आकर के कह रहा है कि हाँ मुझे ये प्रश्नावली आती है सर, इसका जैसे प्रॉफिट लॉस है आपका, लाभ आने वाली प्रश्नावली, तो बच्चे ने आकर के कह दिया आपसे कि गुरुजी मुझे लाभ आने वाली प्रश्नावली आती है, तो फिर गुरुजी कहेंगे चल आती है तो बैठ यहाँ पे, ये अभिक्रमित मशीन है, इसके उधर आपको क्या देने भाई, उत्तर देने। ये 3 प्रकार की आपके मुख्य चलती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के बहुत प्रकार है ना, तो अपने रीड तक के लिए तो 3 काफी है भाई, रेखीय, शाखीय और अवरोही। अब ये क्या पूछ रहा है, जो देखो ये पूछ रहा है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया रेखीय भी हैं, अवरोही भी हैं और आंतरिक भी हैं। ये कौन सा नहीं भी, आरोही वाला नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, आरोही इसका भाग नहीं है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है। बाह्य वाला कौन सा भाई, रेखीय वाला। रेखीय को अपन बाह्य कहते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित है, अनुबंधन के सिद्धांत पर, आंतरिक अनुबंधन के सिद्धांत पर, बाह्य अनुबंधन के सिद्धांत पर, या उपयुक्त सभी। दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न वाला हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसने यहाँ बाह्य अभिक्रमित लिख दिया ना, इसलिए इसने नाम क्या लिख दिया, बाह्य अनुबंधन का सिद्धांत। बाह्य अनुबंधन का नहीं होता है दोस्तों, तो अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा, फिर आंतरिक अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। ये सिद्धांत नहीं, इसने नाम लगा दिया। क्यों लगा दिया, आपको फंसाने के लिए। यहाँ पे बाह्य लिखा है ना, यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, बाह्य, ताकि मैक्सिमम बच्चे किसको सही कर दे, इसको सही कर दे, क्योंकि बाह्य अभिक्रमित है या बाह्य अनुबंधन है, सही यही हो जाएगा ना। ये नहीं होगा, सही उत्तर होगा आपका अनुबंधन का सिद्धांत पर। किस पर आधारित है दोस्तों, अनुबंधन के जुड़ाव के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन का बाह्य अभिक्रमित, रेखीय अभिक्रमित है ना, वो किस पर आधारित है, आपके अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा आपका, ए सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कब दिया गया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात कर रहा है दोस्तों। 1950 में अभिक्रमित दिया गया था। रेखीय अभिक्रमित दिया गया दोस्तों 1954 में। कब दिया गया दोस्तों, 1954 इसका सही आंसर होगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कब दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, 1954। ये रहा अपना अगला प्रश्न। पढ़िए आप आराम से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक।
ये पूछ रहा है कि भाई साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुबंधन के सिद्धांत पर, आंतरिक अनुबंधन के, बाह्य अनुबंधन, वापस वही ऑप्शन आ गए। मैंने पहले ही कहा ना, बाह्य नाम का कुछ ही नहीं, अनुबंधन के सिद्धांत पर रेखीय था, इसको भी काट दो। सही कौन सा बचेगा आपके? आंतरिक अनुबंधन के सिद्धांत पर। तो साक्ष्य अभिक्रमित, इसको आंतरिक भी कहते हैं, ये किस पर आधारित है आपके? आंतरिक अनुबंधन के सिद्धांत पर दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आंतरिक अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया? ये स्किन नहीं है ना, स्किन नहीं है, इसके अलावा नर भी है, स्किनर। तो ये ना आंतरिक अनुदेशन का सिद्धांत या आंतरिक अनुदेशन मशीन किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? स्किनर, क्राउडर, थॉमस या सुकरात? दोस्तों स्किनर ने केवल अभिक्रमित अनुदेशन मशीन बनाई थी। आंतरिक जो साक्ष्य वाली जो थी ना, जो मैंने आपको बताया था भाई, हेलीकॉप्टर ठीक करने के लिए बनाई गई थी, वायुयान, सैनिकों के वायुयान ठीक करने के लिए बनाई गई थी, वो है ना क्राउडर के द्वारा बनाई गई है दोस्तों। किसके द्वारा बनाई गई है? क्राउडर के द्वारा बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाए आंतरिक अनुदेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंशिक अनुदेशन क्राउडर के द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह रहा भाई आपका अगला प्रश्न। गणित विषय में दक्षता के आधार पर प्रश्न पूछने के लिए किस अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया जाता है? क्या पूछ रहा है? गणित विषय में दक्षता के आधार पर प्रश्न पूछने के लिए किस अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था गणित में दक्षता जांच करने के लिए ना अवरोही अभिक्रमित का जांच करना। अवरोही देखो, रेखी के अंदर मैंने बताया था जिसके अंदर आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हो। आंतरिक के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? आंतरिक के अंदर बताया था कि जिसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हो कंटेंट को। गणितीय अभिक्रमित कुछ होता नहीं है, अवरोही अभिक्रमित होता है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, यहाँ पे भी गणित शब्द है ना, यहाँ पे उसने क्या डाल दिया? गणित। वो एग्जामिनर यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे किसको सही कर दे? सी को सही कर दे। तो पता रखना भाई, गणित विषय में दक्षता के आधार पर प्रश्न पूछने के लिए किस अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया गया था? तो सही उत्तर होगा आपके अवरोही अभिक्रमित का। किसका द्वारा? अवरोही अभिक्रमित। इनका नहीं किया गया था दोस्तों। ये इसका आंसर डी सही होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों के अंदर जैसे शब्द होते हैं ना, एग्जामिनर क्या करता है कि वैसे के वैसे शब्द ऑप्शन के अंदर डालने की कोशिश करता है। वो यही चाहता है कि बालक क्या हो जाए भाई? कंफ्यूज हो जाए। भाई जितनी मेहनत आप अपना चयन करवाने के लिए करते हो ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे सफलता मिल जाए, उससे 4 गुना मेहनत एग्जामिनर ना आपको रिजेक्ट करने की करेगा कि इसका सिलेक्शन नहीं हो। क्योंकि उसको है ना 15 लाख बच्चे बैठेंगे ना, उसको केवल 33,000 को सिलेक्ट करना है, उसके लिए बहुत भारी काम है। तो 33,000 के बाद में जितने भी बच रहे हैं लगभग 14.5 लाख के आसपास, इनको क्या करना पड़ेगा भाई? धक्का देना पड़ेगा ना, बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कैसे निकालेगा? कुछ ना कुछ तो इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। पेपर तो टफ नहीं बना सकता, क्योंकि पेपर तो मानसिक स्तर के अनुसार बढ़ेंगे। तो पेपर टफ नहीं बनाएगा तो वो क्या करेगा? लैंग्वेज के अंदर चेंज करेगा, कंफ्यूज करने का आपको करेगा। जो देखो यहाँ गणित लगाया, यहाँ पे भी गणित लगा दिया। बस मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? गणित के ऊपर सही करेंगे, सवाल क्या हो जाएगा? गलत। गणितीय अभिक्रमित नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अवरोही अभिक्रमित। देखिए अगले पेज पे अगला प्रश्न ये रहा। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, थॉमस गिलबर्ट, नॉर्मन ए क्राउडर या कोई नहीं? तो पहले देखना, अवरोही का स्किनर ने कौन सा दिया था? आपके अभिक्रमित मशीन का दिया था, केवल अभिक्रमित मशीन बनेगी। नॉर्मन ए क्राउडर अभी अपन ने पढ़ा था, इसने साक्ष्य वाला या आंतरिक वाला जो दिया था। अब आता है थॉमस गिलबर्ट, इसने अवरोही वाला दिया था दोस्तों। थॉमस गिलबर्ट के द्वारा दिया गया अवरोहित अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका थॉमस गिलबर्ट के द्वारा ना इसका दिया गया है सिद्धांत दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड सचमैन ने, स्टीवेंसन ने, किलपेट्रिक ने या स्किनर ने? दोस्तों जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है ना, जिसको कहते हैं दत्त या प्रदत्त विधि, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दत्त या प्रदत्त विधि। इस दत्त या प्रदत्त विधि के अंदर प्रोजेक्ट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना, वो किया था आपके रिचर्ड सचमैन ने। किसने किया था दोस्तों? प्रो शब्द का प्रयोग। इसने ये नहीं किया कि प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया था, केवल इसने ये पूछा है कि इस विधि में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका रिचर्ड सचमैन ने। किसने किया था? इसका आगे सचमैन भी नाम है। रिचर्ड सचमैन के द्वारा क्या किया गया था? इस प्रोजेक्ट विधि के शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये पूछ रहा है पहले तो ये पूछा था आपने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब पूछ रहा है भाई प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अंदर भाषा में याद रखना भाई, ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। किसकी
है ना। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, एक प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रश्न दोनों मिलते जुलते हैं, आंसर दोनों के क्या हैं, अलग अलग है। तो शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, किसने किया था, अभी मैंने बताया रिचर्ड सर्चमैन ने। और आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सही आंसर होगा आपका स्टीवेंसन। क्या आंसर होगा दोस्तों, स्टीवेंसन। रिचर्ड सर्चमैन, किलपैट्रिक और स्किनर नहीं थे दोस्तों, ध्यान रखना। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, स्टीवेंसन। इसके आधार पर एक और ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आएगा, ये देखिए, प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा व्यापक रूप में लाई गई, प्रोजेक्ट विधि का व्यापक प्रयोग किसने किया। देखो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अभी पढ़ा आपने, स्टीवेंसन। अब शब्द क्या लगा, व्यापक, बड़े रूप में इसका प्रयोग किसने किया, एक से अधिक लोगों में इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किलपैट्रिक और जॉन डीवी, दोनों ने। किसने किया था दोस्तों, किलपैट्रिक और जॉन डीवी, दोनों ने। ये ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग दे रखे और सी क्या दे रखा है आपके, दोनों भी दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे यदि दोनों की जगह पर यदि कोई दूसरे नाम होते ना, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे गेट्स, एक नाम लगा दिया मैंने गेट्स, एक नाम लगा दिया मैंने कॉलर। अब इसका सही उत्तर आपको ढूंढना होता ना, तो सही उत्तर क्या हो जाता आपका, किलपैट्रिक। यदि ऑप्शन में दोनों के नाम दे रखे और दोनों का ऑप्शन सही बता रखा है ना, तब तो आपको दोनों को सही करना है। ये गुरु शिष्य थे, हमेशा साथ रहते थे। लेकिन अगर दोनों का नाम नहीं दे करके, दोनों का नाम भी अलग अलग दे रखा है और आगे के ऑप्शन में भी किसी अलग का नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। लेकिन यहाँ पे दोनों का दे रखा है ना, तो सही उत्तर आपका दोनों होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। प्रोजेक्ट विधि का व्यापक प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो वो व्यापक प्रयोग किया गया किलपैट्रिक और जॉन डीवी के द्वारा। अरे हर एक छोटी छोटा कंफ्यूजन आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है दोस्तों, कहां से मिस्टेक होती है आपको भी पता नहीं चलेगा। प्रश्न पूछ रहा है भाई आपका ये 625वें नंबर का प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि में ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान किसका भाई, व्याकरणी का। ज्ञान किसका दिया जाएगा, व्याकरण का। ये पूछ रहा है भाई भाषा संसर्ग विधि, ये जो एक प्रकार की ना व्याकरण की विधि है, इसमें ना किसका ज्ञान दिया जाता है भाई, व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों या दोनों नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना ना, इसके अंदर, इस विधि के अंदर है ना, जो ज्ञान दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है, व्याकरण का, व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। वो भी किसके आधार पर, केवल रचना के अनुरूप में। किसके अनुरूप में, रचना के रूप में दिया जाता है दोस्तों। प्रश्न यदि ऐसा पूछ लेना, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जाती है ना, तो गद्य पद्य शिक्षण के दौरान व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा समवाय विधि में दी जाती है, भाषा संसर्ग में नहीं दी जाती है। भाषा संसर्ग में ना केवल और केवल रचना के रूप में व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, व्यवहारिक, ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, ध्यान रखना। प्रश्न यदि प्रश्न में ऐसा लगा है ना, बिना व्याकरण का ज्ञान दिए सीधी भाषा सिखाई जाती है, सही उत्तर होगा भाषा संसर्ग। भाषा सिखाते समय रचना के रूप में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, सही उत्तर होगा आपका भाषा संसर्ग। लेकिन प्रश्न यदि ऐसे पूछ ले कि गद्य पद्य शिक्षण के दौरान साथ साथ ही व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, तब उत्तर सही होगा आपका समवाय विधि। ये दोनों में कंफ्यूजन याद रखना भाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, वह विधि जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री एक साथ प्रयुक्त हो जाती है। ऐसी कौन सी विधि है जिसका आप केवल प्रयोग तो केवल विधि का कर रहे हो, लेकिन उसमें ना ऑटोमेटिक आपका पाठ्यक्रम भी आ जाएगा और ऑटोमेटिक सहायक सामग्री भी आ जाएगी। ऑप्शन दे रखा है समुदाय विधि, पर्यटन विधि, प्रोजेक्ट विधि या वैज्ञानिक विधि। दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ना, वैज्ञानिक विधि नहीं होती। तो वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है नियम सिद्धांतों पर चलने वाली विधि। प्रोजेक्ट विधि के बारे में अपन ने अभी चर्चा की, दत्त या प्रदत्त कार्य। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जो वह कार्य जो विद्यालय में करा पाना पॉसिबल नहीं होता है, जो काम आप विद्यालय में नहीं करा पाते हो ना, आप क्या करते हो, बालकों को दे देते हो, ये काम आप घर जाकर के करना, घर से कर करके लाना, खोज करने के लिए दे देते हो। प्रोजेक्ट विधि के अंदर जो प्रश्न जो दिए जाते हैं ना खोज करने के लिए कि आप घर से करके लाना, वो ऐसे होते हैं कि जो आपके पाठ्य पुस्तक का या आपके विषय वस्तु का क्या करें, विस्तार करें। अरे आपको 10वीं 12वीं में केवल 5-7 प्रश्न मिलते थे ना, ये प्रश्न घर से लिखा के लेना, फाइल में डाल करके प्रोजेक्ट बना करके, वह प्रोजेक्ट नहीं होता था। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, आपको कोई चीज कक्षा में पढ़ाई है, जैसे मान लीजिए कि मेघदूत आपको पढ़ाई जा रही है, मेघदूत के 2 श्लोक आपकी किताब के अंदर आ जाए, 2 श्लोक आपको पढ़ा दी ना, अब अध्यापक कैसा प्रोजेक्ट कार्य देगा, अब आप घर पे जाकर के खोज कीजिए और 7 दिन में एक प्रोजेक्ट जमा कराना है। प्रोजेक्ट का विषय यह है कि मेघदूत किसने लिखी थी, मेघदूत का सारांश क्या है, मेघदूत के कितने खंड है, मेघदूत का पहला श्लोक क्या है, मेघदूत का अंतिम श्लोक क्या है। यह प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मेघदूत के 2 श्लोक आपने पढ़े तो इसके बारे में और आपको क्या हो जाए, जानकारी हो जाए। अब यह काम वो विद्यालय में नहीं करवा सकता, क्योंकि विद्यालय में उसके पास में इतना समय नहीं, उसको और टॉपिक भी पढ़ाना है, तो आपको घर पे करने के लिए दे दिया ताकि विषय वस्तु का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। तो प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है जो विषय वस्तु का विस्तार करती है, ये नहीं हो सकता। पर्यटन या समुदाय विधि नहीं होता, समुदाय मतलब ग्रुप वाली। ये पूछ रहा है पर्यटन विधि, इसका सही उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा भाई, पर्यटन विधि। आप बालों को घूमने के लिए लेकर के चले जाओ, घूमने के लिए लेकर के जाओगे तो आपका भ्रमण कैसा होगा भाई, शैक्षिक भ्रमण होगा कि नहीं होगा,
भाई शैक्षिक भ्रमण होगा मतलब घूमने वाला भ्रमण है, आप घूमने के लिए लेकर के जा रहे हो बालकों को, तो शैक्षिक भ्रमण हो रहा है, तो शैक्षिक भ्रमण होगा तो किसी न किसी विषय वस्तु का होगा। भाई बालकों को घुमाने आप तब लेकर के जाओगे जब विषय वस्तु में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो बाहर ले जाकर ही सिखाया जाएगा, तब आप घूमने के लिए लेकर के जाओगे, तो पाठ्यक्रम आपका पूरा होगा। शिक्षण विधि तो ही है ना, घूमने ले जाकर के पढ़ा रहे हो तो पर्यटन विधि शिक्षण विधि यही है। सहायक सामग्री कौन सी हो जाएगी, जो आप प्रत्यक्ष अनुभव कराओगे, भाई ये पेड़ है, इस पेड़ पर ये फल इस मौसम में लगते हैं, इस मौसम में इसकी पत्तियां झड़ जाती है, इस मौसम में ये हरा भरा रहता है, तो प्रत्यक्ष वस्तु उसके सामने कौन सा कार्य करेगी, भाई सहायक सामग्री का कार्य करेगी। तो ये कह रहा है कि वह विधि जिसमें पाठ्यक्रम भी आ जाए, शिक्षण विधि भी आ जाए और सहायक सामग्री तीनों एक साथ में प्रयुक्त हो जाए, वह कौन सी विधि होगी, वह विधि होगी आपकी पर्यटन विधि, जिसमें अध्यापक केवल विधि का प्रयोग करता है, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री ऑटोमेटिक उसके अंतर्गत आ जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पर्यटन विधि बी। यह रहा आपका अगला प्रश्न। यह क्या कह रहा है, तथ्यों नियमों सिद्धांतों का ध्यान रखकर समस्या समाधान करना किस विधि के अंतर्गत आता है। मैं आज सारे प्रश्न ऐसे लेके आया ना जो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। देखिए, तथ्यों नियमों सिद्धांतों का ध्यान रखकर समस्या समाधान करना किस विधि के अंतर्गत आता है, जिसमें आप तथ्यों का भी ध्यान रखोगे, नियमों का भी ध्यान रखोगे और सिद्धांतों का भी ध्यान रखोगे। ऑप्शन दे रखा है समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि या प्रोजेक्ट विधि। देखो प्रोजेक्ट विधि अभी भी काट दो, ये इसका उत्तर हो नहीं सकता है। अब देखिए इसने क्या नाम दे रखा है, समस्या का समाधान करना। लाइन क्या डाल रखी प्रश्न के अंदर, समस्या का समाधान करना, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इसने विधि भी कौन सी दे दी नीचे, समस्या समाधान विधि, क्योंकि उनको पता है बालक जैसे ही प्रश्न पढ़ेगा और समस्या समाधान यहां देखेगा और ऑप्शन में क्या देखेगा, समस्या समाधान, इसको क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो इसके चक्कर में ना पहले, और आपकी सुविधा के लिए उसने ऑप्शन भी पहले नंबर पर दे दिया, ताकि ना बच्चों को आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आप क्या कर दो, उसको गलत कर दो, पीछे वाले 3 तो पढ़ो ही नहीं। जीवन में याद रखना, कोई सी भी परीक्षा हो, किसी भी विषय की हो, भले आपको उत्तर पूरा का पूरा आ रहा है ना, फिर भी चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने, चारों ऑप्शन पढ़े बगैर कभी भी आप उत्तर सही मत करना। देखो ना, इसने समस्या समाधान विधि, नियम सिद्धांतों का ध्यान रखकर समस्या समाधान करना किस विधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न में भी एक लाइन डाल दी समस्या समाधान, और पहला ही ऑप्शन आपको क्या दे दिया, समस्या समाधान। वो यही चाहता है कि बालक पहली लाइन पढ़ के क्या करे, इसको सही कर दे, और मैं क्या करूं भाई, इसको 0 नंबर दे दूं, यहां से कट जाए। ये नहीं होगी दोस्तों। देखो निगमन में क्या होता है, पहले नियमों का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों, नियमों का निर्धारण किया जाता है ना। सिद्धांत और तथ्य की बात भी आती है हल्का फुल्का, ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहां पे जो सही उत्तर होगा ना वो कौन सा होगा, आपका वैज्ञानिक विधि सही होगा दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर तो क्या होता है, पहले बालकों के साथ में मिलकर अध्यापक नियमों का निर्धारण करता है, पहले बालकों को नियम बताता है और फिर उदाहरण करने के लिए कहता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, नियम तथ्यों और सिद्धांतों का ध्यान में रखकर समस्या का समाधान किया जाता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन करना है। इसका सही उत्तर होगा आपका वैज्ञानिक विधि दोस्तों। कौन सा होगा आपका, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के द्वारा सिद्धांतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक विधि के जनक हैं, कि वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है, प्लेटो, पेस्ट्रोलॉजी, स्किनर या गुडवार स्केटस। तो है ना, ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना, इसमें आप क्या काटोगे ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो कौन होगा भाई, गुडवार स्केटस। वैज्ञानिक विधि का जनक कौन है, गुडवार स्केटस। वैज्ञानिक विधि क्या होती है, जिसमें नियमों तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर समस्या का क्या किया जाता है भाई, समाधान किया जाता है। गुडवार स्केटस इसका क्या हो जाएगा, 100% सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही उत्तर होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। ध्वन्यात्मक विधि के उपनाम हैं। ध्वन्यात्मक विधि दोस्तों, ध्वनि के द्वारा जो सीखी जाती है उसका उपनाम क्या क्या है, सैनिक विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि या उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको पहले कह रहा हूं ना, ध्वन्यात्मक विधि इसका सही उत्तर होगा। इसकी शिक्षा भी कहां दी गई थी, इसकी शिक्षा भी सेना को शिक्षा देने के लिए कही गई थी। ये भी विश्व युद्ध के दौरान जब अधिकांश से अधिकांश सैनिक भरे गए थे ना। अब सैनिक के अंदर क्या होती है, प्रत्येक, मैंने पहला बताया था ना आपको, प्रत्येक भाषा शिक्षण पढ़ रहे थे ना, तो प्रत्येक कार्यों की गुप्त भाषा होती है। तो सैनिकों की भी अपनी क्या है, गुप्त भाषा है, जवानों की गुप्त भाषा है, आर्मी की अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा का ज्ञान दे तो दे कैसे, इतने कर्नल कहां से लाए। इन्होंने क्या किया, जिनकी भर्ती की थी ना, उनको एक हॉल के अंदर एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया और वहां पर टेप रिकॉर्डर रखा, और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चों को क्या सुना दिया, ये आर्मी के ये नियम होते हैं, ये लाइन बोलते थे इसका ये अर्थ होता है, ये नियम बोलते थे इसका ये अर्थ होता है। उन्होंने क्या कर दिया, अनुकरण के द्वारा परिस्मरण कर लिया। तो चाहे सैनिक विधि कह दो, चाहे भाषा वैज्ञानिक विधि कह दो, चाहे अनुकरण परिस्मरण विधि कह दो, ये सारे के सारे किसके नाम है, आपके ध्वन्यात्मक विधि के। तो कभी कभी प्रश्न आएगा ना, ध्वन्यात्मक विधि की जगह पे मान लो सैनिक विधि लिख दिया, भाषा वैज्ञानिक विधि लिख दिया, अनुकरण परिस्मरण विधि लिख दिया, तीनों के तीनों एक जैसी, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा आपके डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। फेनेटिक मेथड के जनक हैं,
फोनेटिक मेथड के जनक है दोस्तों। फोनेटिक मेथड ही ध्वन्यात्मक है दोस्तों, इसका ये नाम भी ध्वन्यात्मक है ना। फोनेटिक मेथड भी आ जाए ना तभी उसका उत्तर क्या होगा, यही होगा ध्वन्यात्मक जो है ना उसी को कहते हैं फोनेटिक मेथड। तो कुछ भी कह दो भाई, अनुकरण परिस्मरण विधि के दो, सैनिक विधि के दो ना, भाषा वैज्ञानिक विधि के दो, फोनेटिक मेथड के दो, ध्वन्यात्मक विधि के दो, ये सारे के सारे एक ही नाम है। ये पूछ रहा है कि भाई इसके जनक कौन है, पावलव, कोहलर, माइकल या वैलेंटाइन। दोस्तों अपन शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं ना, तो पावलर कोहलर तो है ना मनोवैज्ञानिक के अंदर चले जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, ये दोनों तो नहीं होंगे। माइकल और वैलेंटाइन भी वैसे मनोविज्ञान का है ना, आधार पर सही देखे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, माइकल ही है इसका। अरे ना, केवल माइकल महोदय इसका नाम है, माइकल जैक्सन नहीं है ना, लेकिन इसको याद रख सकते हो भाई। जैसे माइकल जैक्सन भी है ना, क्या करता था, डांस करता था। डांस किस पर करता था, संगीत पर करता था, और संगीत में क्या होती थी, ध्वनि होती थी। क्या होती थी, ध्वनि होती थी। तो ध्वन्यात्मक विधि का जनक भी कौन हो जाएगा आपका, माइकल, ऐसे भी याद रख सकते हो। सही उत्तर है दोस्तों इसका माइकल। यह रहा आपका अगला प्रश्न। इकाई विधि में इकाई शब्द दिया गया। इकाई विधि में इकाई शब्द किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों इकाई विधि तो मोरिसन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई है, मोरिसन के द्वारा दी गई है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इकाई विधि में ये इकाई शब्द किसने दिया था। तो ये मैंने पहले भी आपसे चर्चा कर रखी, हर्बर्ट ने दिया था। इकाई विधि के अंदर इकाई विधि का जो जनक है, इकाई विधि का जो जनक है वो तो है भाई आपके मोरिसन। कौन है दोस्तों, मोरिसन। लेकिन इस इकाई विधि के अंदर जो ये इकाई शब्द दिया है ना, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना भाई हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। आपको मैंने पहले बता भी रखा है ना भाई, इकाई विधि जो होती है ना वो किसके आधार पर होती है भाई, अध्यापकों की सुविधा के लिए होती है। इकाई विधि के अंदर है ना अधिगम की संपूर्णता होती है। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने पहले भी आपको दे रखी है। इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति। रिस्क एक शिक्षा शास्त्री का नाम है। रिस्क द्वारा उपयुक्त तीनों कथन किस विधि के संदर्भ में दिए गए, प्रोजेक्ट विधि, समवाय विधि, इकाई विधि या हर्बर्ट विधि। दोस्तों ये बोल रहा है इकाई की प्रस्तावना करना, इकाई का विकास, इकाई की प्रस्तावना और क्या दे रखा है इसने, इकाई का विकास, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति। ये तीनों बातें किसने कही है, तो याद रखना भाई ये तीनों बातें एक शिक्षा शास्त्री ने कही है जिसका नाम क्या है, रिस्क। ये तीनों बातें किसके संदर्भ में कही है, इकाई विधि के संदर्भ में कही है। किसके संदर्भ में कही है, इकाई विधि के संदर्भ में कही है। तो रिस्क द्वारा इकाई विधि के संदर्भ में तीन उपयुक्त कथन किए गए थे। क्या कहा था भाई, पहले तो भाई ध्यान करो भाई, इकाई की प्रस्तावना कैसी होगी, इकाई का विकास कैसे करोगे और विकास के लिए इकाई की पूर्ति कैसे करोगे। ये तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीनों बातें किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा की गई है, तो शिक्षा शास्त्री का नाम याद है ना भाई, रिस्क के द्वारा। और किस विधि के संदर्भ में कही गई है, इकाई विधि के संदर्भ में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वैज्ञानिक विधि के सोपान हैं। क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक विधि जो अपन ने अभी भी पढ़ी थी उस वैज्ञानिक विधि के सोपान क्या क्या है। या पूछ रहा है प्रयोग, सैद्धांतिकरण व प्रेक्षण, पूर्वक चयन या उपयुक्त सभी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसका सोपान जो होगा ना वो कौन से हो गया, उपयुक्त सभी। ये बात तो ठीक है, ये याद भी रख लोगे, ये नॉर्मल बात है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, खास बात बता रहा हूं इसके अंदर, वैज्ञानिक विधि इस क्रम में बटी हुई है दोस्तों, इस क्रम में बटी हुई है दोस्तों। ये इनकी दिशा है ना, आप याद रख सकते, इस क्रम में ये बटी हुई है। सबसे पहले जो लिखा जाएगा ना यहाँ पे इस जगह पे, वो क्या लिखा जाएगा, उल्ट यहां से सीखिए भाई। सबसे नीचे लिखा जाएगा प्रयोग। क्या लिखा जाएगा, प्रयोग। प्रयोग के जस्ट सामने ऊपर की तरफ लिखा जाएगा सैद्धांतिकरण। क्या लिखा जाएगा, सैद्धांतिकरण। और इस साइड में जो लिखा जाएगा ना वह लिखा जाएगा प्रेक्षण। क्या लिखा जाएगा, प्रेक्षण। और प्रेक्षण के जस्ट अपोजिट में लिखा जाएगा आपका पूर्वक चयन। क्या लिखा जाएगा, पूर्वक चयन। देखिए मैंने जो ये लिखा है ना, ये कौन सी दिशा में लिखा है, पूर्व दिशा में लिखा है। तो ये पूर्व दिशा में लिखा है तो पूर्व दिशा से याद रखना पूर्वक चयन। पूर्वक चयन के नीचे आएगा प्रयोग, प्रयोग के जस्ट सामने आएगा सैद्धांतिकरण और पूर्वक चयन के सामने क्या आएगा, प्रेक्षण। ये इस तरीके से चलती है। अब वैज्ञानिक के सोपान कहां से स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों ये ना दाएं से बाईं तरफ चलती है। किस तरफ चलती है भाई, दाएं से बाईं तरफ। अपन कहेंगे ये पूर्वक चयन से स्टार्ट होगी, उसके बाद में प्रयोग करेगी, फिर उसका प्रेक्षण करेगी, फिर उसका सैद्धांतिकरण कर देगी। ये दाएं से बाईं की तरफ चलती है। तो पूछ ले भाई वैज्ञानिक विधि के सोपान किस तरफ चलते हैं, तो दाईं से बाईं तरफ चलते हैं दोस्तों। इनका ये क्रम भी याद रखना भाई, किस साइड में कौन सा सोपान होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर अ से अनार, आ से आम सिखाना किस विधि के अंतर्गत आता है। सिंबल अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो भाई, अ से अनार,
बालू को बोलना अ से अनार, आ से आम, ये किस विधि के अंतर्गत आएगा ना? तो फर्स्ट लेवल वालों सुन लेना भाई, ये किसके अंदर है? समवाय विधि तो नहीं है, भाषा संसर्ग विधि भी नहीं है, अनुकरण विधि नहीं है। अनुकरण विधि के द्वारा तो बालक बोलते हैं अ से अनार, तो बालक भी बोलेंगे भाई अ से अनार। ये जो विधि है ना, कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है आपकी? प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? मातृभाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, सीधी की सीधी वही भाषा सिखाई जाती है जो आपको सीखनी है। जैसे अ से अनार सिखाया जा रहा था, आपको अ से अनार ही सिखा जाएगा। जैसे उन्हें इसको अंग्रेजी से समझिए, जैसे आप लोगों को अंग्रेजी समझाई जाती थी ना, कैसा समझाती थी? APPLE, फिर लिखते थे ऐसे, हिंदी में लिखते थे एप्पल, और एप्पल का अर्थ क्या लिखते थे? सेव। यही कारण है कि आज दिन तक हम लोग क्या नहीं सीख पाए? अंग्रेजी नहीं सीख पाए, क्योंकि विषय जो ना प्रत्यक्ष भाषा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमें शिक्षा नहीं दी गई। यदि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती ना, तो अपन को क्या सिखाया जाता? APP एप्पल, एप्पल मीन्स एप्पल, है ना। सेव कभी भी नहीं सिखाया, ये सेव दे दिया तो क्या सिखाया? मातृभाषा जोड़ दी ना। जब एक भाषा सीखने से पहले दूसरी भाषा भी अंदर डाल दोगे ना, तो दूसरी पहली वाली जो भाषा होगी ना, वो यदि अगर प्रभावी ज्यादा रही ना, तो दूसरी भाषा को आपको अंदर आने नहीं देगी। इसलिए मैं कहता हूँ मातृभाषा के ऊपर बालक का सर्वाधिक नियंत्रण होता है ना। इसलिए आप कोई सी भी भाषा सीखो, यदि हिंदी भी आ रही ना, कभी कभी आपके मुंह से हिंदी बोलते बोलते ना आपकी मातृभाषा बाहर निकल जाएगी। जो आपके एरिया में भाषा बोली जाती है, क्षेत्र में भाषा बोली जाती है ना, वह बाहर आ जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? मातृभाषा पे आपका नियंत्रण ज्यादा है, वो दूसरी भाषा को अंदर जाने नहीं दे रही है। इसीलिए ना मातृभाषा का शिक्षा नहीं देकर के जो भाषा सिखाई जा रही है ना, उसी भाषा के आधार पर सिखाया जाता है। ये इम्पॉसिबल भी था कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने टैलेंटेड टीचर भी नहीं मिलते थे जो अंग्रेजी को पढ़ा करके अंग्रेजी की व्याख्या वापस अंग्रेजी भाषा में कर दे, इतना पॉसिबल भी नहीं था। और बालक भी इतने समझ बहुत सारी इसके अंदर दिखते रहती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ना भाषा सिखाई जा सकती है, भाषा की एक अच्छी विधि भी मानी जाती है। तो सही उत्तर होगा अ से अनार, आ से आम, यानी कि हिंदी सिखा रहा है और उसी भाषा में सिखा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सिखा रहा है। दोस्तों किसके द्वारा सिखा रहा है? प्रत्यक्ष विधि। सही उत्तर होगा इसका डी। ये रहा भाई आपका अगला प्रश्न। अनुकरण विधि के प्रकार हैं। क्या पूछ रहा भाई? अनुकरण विधि, कहां कहां बालक अनुकरण करता है भाई? तो अनुकरण विधि के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? तो एक तो बालक आप लिखोगे उसका क्या कर देगा? अनुकरण कर देगा। एक जो आप बोलोगे उसका क्या कर देगा बालक? अनुकरण कर देगा। तीसरा एक जो आप रचना करोगे उसका क्या कर देगा बालक? अनुकरण कर देगा। तो ना अनुकरण विधि के 3 प्रकार है, मौखिक अनुकरण, लिखित अनुकरण और रचना अनुकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी, यहां पे इसका उत्तर सही होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। लेखन अनुकरण के प्रकार है। पहले आपको अनुकरण का प्रकार बताया मैंने। अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लेखन, मौखिक और रचना। अब ये पूछ रहा है वापस कि लेखन अनुकरण के कितने प्रकार है भाई? तो लेखन अनुकरण के रूपरेखा या स्वतंत्र अनुकरण, रचना अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, उपयुक्त सभी। देखो रचना अनुकरण अलग भाग है, उच्चारण अनुकरण मतलब मौखिक अनुकरण के बारे में पूछ रहा है, जबकि इसने भेद किसके पूछे? लेखन अनुकरण के। तो ये दोनों तो काट दो, तो सही उत्तर काटने के हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये कह रहा है रूपरेखा और स्वतंत्र अनुकरण, 2 चीज होती है। रूपरेखा अनुकरण का मतलब क्या होता है? आप बच्चों को हल्का सा जैसे डॉट बना करके दे दो, ऐसा डॉट बना करके दे दो। अब बच्चों को बोलो कि भैया ना इसको पूर्ति कर, तो बालक क्या कर रहा है? इसके साथ में इसको मिला रहा है, इसको मिला रहा है, इसको मिलाते मिलाते क्या लिख रहा है भाई? क लिख रहा है। ये कौन सा हो गया? रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या हो गया? आपने ऐसे लिख कर दे दी बालक को क का की, बालक क्या करेगा? नीचे 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 ऐसे क का निकलता जाएगा। तो ये होना कौन सी भाई? आपकी रूपरेखा और स्वतंत्र अनुकरण। लेखन अनुकरण के 2 प्रकार है, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न भाई। बालकों में सामूहिकता की भावना को विकसित करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? बालकों में किसकी भावना विकसित कर रहा है भाई? ये सामूहिकता की भावना को विकसित करने के लिए वो किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? बालकों में सामूहिकता की भावना विकसित करनी है, बालकों को एकजुट बनाना है, तो किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं भाई? संगोष्ठी विधि। अरे संगोष्ठी विधि नहीं होती। संगोष्ठी विधि में एक ही फील्ड के जो लोग होते हैं ना, वही अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, वही अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं और वही रिजल्ट्स निकालते हैं। संगोष्ठी विधि नहीं। विचार विमर्श विधि, और विचार विमर्श 2 लोगों के बीच में भी होता है। ये पूछ रहा भाई सामूहिकता की, समूह के रूप में। वाद विवाद भी 2 लोगों के बीच में होता है। सही उत्तर होगा भाई आपका समाज समिति विधि। समाज समिति विधि के अंदर क्या किया जाता है? समाज समिति के ये भाग हैं, विचार विमर्श, वाद विवाद, पैनल चर्चा, ये समाज समिति के भाग है, जिसमें बालक के अंदर ना सामूहिकता का विकास होता है। कौन सी सामूहिकता? समाज के अंदर सामूहिकता का विकास होता है। तो बालकों में सामूहिकता की भावना विकसित करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? दोस्तों विधि का नाम तो समाज विधि है। विधि का नाम क्या है? ये वाद विवाद विधि, विचार विमर्श विधि या संगोष्ठी विधि नहीं है। ये ना समाज मिति विधि के अलग अलग भाग हैं। विधि का नाम तो क्या है भाई? समाज मिति है। ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये वाद विवाद भी इसके अंदर आता है, विचार विमर्श भी इसके अंदर आता है, संगोष्ठी भी इसके अंदर आती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग
किस भाषा को सिखाने में किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, प्रत्यक्ष विधि का मतलब जो भाषा आप सिखा रहे हो ना उसी भाषा में सिखाना, मातृभाषा का प्रयोग उसके साथ में नहीं करना, प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। ये कह रहा है कि सबसे पहले किसमें किया गया था, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी। और बच्चों को क्या लगता है जितनी भी शिक्षण विधि है ना वो कहां से निकल के आई है, संस्कृत से निकल करके आई है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। प्रश्न भी पूछा है प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया था, बालकों को लगेगा सबसे भाषा पुरानी संस्कृत है, तो संस्कृत में क्या होगा ना। एग्जामिनर भी आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन किस नंबर पर दे रहा है, पहले नंबर पर दे रहा है ना, इसको टिक मत करना दोस्तों। अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया है। कौन सी भाषा के लिए, फ्रांस में अंग्रेजी सिखाने के लिए सबसे पहले इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया। वहां पे क्या करते हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हो ना, अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा में सिखाओ, साथ में ना फ्रेंच भाषा को जोड़ करके ना मातृभाषा में इसका प्रयोग नहीं करना है। तो का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका, सी इसका सही उत्तर होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, निर्देश के माध्यम से शिक्षा देना किस विधि के अंतर्गत आता है। मोंटेसरी विधि को तो काट दो जी, खेल विधि। प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको अभी बताई है ना। अनुकरण विधि का मतलब अनुकरण करना, काटने के हिसाब से देखें तो सही ऑप्शन क्या होगा भाई, पर्यवेक्षण विधि। बिल्कुल इसका सही आंसर भी वही होगा। पर्यवेक्षण विधि में क्या होता है, अध्यापक केवल पर्यवेक्षण करता है, बालक को क्या करता है, निर्देश दे देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए ना। बालक अध्यापक केवल और केवल उसका क्या करता है, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण एक निरीक्षण की तरह होता है, केवल उनका ध्यान रखता है और केवल एडवाइस देता रहेगा, लेकिन बालकों को निर्देश दे देगा कि इसके आधार पर आपको यह चीज सीखनी है। तो ये पूछा निर्देश के माध्यम से शिक्षा देना कोई किस विधि के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पर्यवेक्षण विधि, जिसमें निर्देश के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अरे भाई सारी वीडियो के कभी प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको लेके आ रहा हूं ना, 4-5 वीडियो बनेंगे तो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो की ना सामान्य जानकारी आपको हो जाएगी किस विधि के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। वीडियो के बहुत कम, क्योंकि आपके अंदर अपन कहते हैं शिक्षण विधियां पढ़ा रहे, शिक्षण विधियां पढ़ा रहे। दोस्तों शिक्षण विद्या तो नाम चल गया तो हमें भी शिक्षण विद्या बोलना पड़ता है। शिक्षण विद्या नहीं आता है, पूरा का पूरा शिक्षण आता है। शिक्षण के अंदर एक भाग है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ है ना। ये सहायक सामग्री पढ़ी थी अपन, मापन मूल्यांकन पढ़ा, उपलब्धि परीक्षण पढ़ा, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा, सतत मूल्यांकन पढ़ा। ये क्या थे, शिक्षण के अंतर्गत की प्रक्रियाएं थी। ये शिक्षण विद्या तो हम अब पढ़ रहे हैं। शिक्षण विद्या से नहीं के बराबर प्रश्न आते हैं दोस्तों, लेकिन हर विधि की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये काम इस विधि के अंतर्गत होता है, क्योंकि प्रश्न कहीं पर भी आ सकते हैं और अपन नहीं चाहते कि एक प्रश्न की भी कहां हो, ऊपर नीचे हो या गलत हो। ये देखिए 640वां प्रश्न, परीक्षण विधि के सोपान है। क्या पूछ रहा है अभी, परीक्षण विधि के सोपान है, अध्ययन कार्य का निर्धारण करना, अध्ययन के लिए निर्देश देना, शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना, उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है भाई, आप पर्यवेक्षण कर रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, अध्ययन कार्य का निर्धारण करोगे कि मुझे कौन कौन सा अध्ययन है जो मैं केवल बालकों को निर्देश देकर के पढ़ा सकता हूं। निर्धारण कर लिया, दूसरे नंबर पर क्या दे दोगे, बालकों को निर्देश दे दोगे कि इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। फिर आप क्या करोगे, पर्यवेक्षण करोगे। तीनों सोपान इसके क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे। डी इसका सही उत्तर होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न, पर्यवेक्षण विधि का एक प्रमुख गुण है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब आपको एक प्रमुख गुण, महत्वपूर्ण गुण, ये ऐसा कोई शब्द लगा होगा ना, तो उसमें से 4 भी गुण होंगे, लेकिन 4 में से मेन इंपॉर्टेंट कैसा है आपको वो निकालना है। ये पूछ रहा है पर्यवेक्षण विधि का मुख्य गुण है। पहला ऑप्शन देखते हुए, स्वाध्याय का विकास करना। बिल्कुल आप निर्देश देकर के शिक्षा करो तो बालक स्वयं पढ़ रहा है, ये तो हो गई होगा। सभी विषय के शिक्षण के लिए उपयुक्त, ये भी सही भी, कोई सा भी विषय आप इसके लिए पढ़ा सकते हो। स्वयं द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना, निर्देश के लिए अनुसार शिक्षा ग्रहण करना। देखो निर्देश के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना आम बात है, इसकी ना विधि की एक प्रकृति है कि निर्देश देकर के शिक्षा देना, इतनी खास बात नहीं, इसको काट दो। अभी कह रहा स्वाध्याय का विकास होना जरूरी है। स्वाध्याय का विकास निर्देश के द्वारा नहीं, और भी बहुत सारी क्रियाएं जिसके द्वारा स्वाध्याय का विकास होता है, ये भी नहीं होगा। सभी विषय का शिक्षण के लिए उपयुक्त है, यह आम महत्व, इतना प्रमुख नहीं है। तो सबसे प्रमुख महत्व कौन सा है आपका, सी। बालक स्वयं के द्वारा समस्या समाधान करना क्या करता है, ढूंढना सीख जाता है कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान क्या होगा। अध्यापक केवल और केवल उसको क्या करेगा, निर्देश देगा, और निर्देश देने के बाद में मार्गदर्शन कर सकता है। समस्या तो किसको ढूंढनी है, बालक को ही ढूंढनी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न, पर्यवेक्षण विधि के दोष नहीं है, यानी कि दोष नहीं है। 4-3 तो इसके अंदर दोष है और 1 नहीं है। पहले कौन कौन से दोष है वो बाहर निकालते। देखो, कुशाग्र बुद्धि वाले जल्दी समझ लेते हैं, बिल्कुल सही है भाई। जिसकी बुद्धि अगर तेज होगी वो क्या करेंगे, इस निर्देश जो निर्देश दिए जाएंगे ना वो जल्दी पकड़ लेंगे। आपने देखा होगा कि अध्यापक यदि कोई सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए कक्षा में आता ना, वो बोल करके चला जाता, तो ना सबसे पहले जो इंटेलिजेंट कक्षा का जो बालक होता है वो उसको समझता, फिर सारे बच्चे उसको पूछते कि सर क्या कह के गए, हमें भी समझा। कारण क्या है, वो निर्देश को जल्दी नहीं समझ पाए थे, वो बच्चा निर्देश समझ गया क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी थी, कुशाग्र बुद्धि थी। तो जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा की जाती है। मनोविज्ञान, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा का मतलब कि स्वाभाविक सेवा की मतलब, हाँ बालक को निर्देश दे दिया ना, हाँ लगभग ये करेगा, इसकी क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है, कर सकता है।
मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा का अभाव रहता है। ये बात तो सही भाई, केवल और केवल निर्देश के द्वारा शिक्षा दे रहे हो ना, मनोविज्ञान नहीं है कि मनोविज्ञान नियम सिद्धांत के आधार पर आती है। आप निर्देश दे रहे हो, नियम सिद्धांत है भी नहीं, ये तो नहीं होगा। स्वाभाविक व्यवहार की उपेक्षा रहती है। देखो एक जगह पे आ गया अपेक्षा, एक जगह पे आ गया उपेक्षा, मतलब इन दोनों में से उत्तर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों को काट दो। अब इन दोनों के ऊपर चर्चा करते भी, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा की जाती है या स्वाभाविक व्यवहार की उपेक्षा की जाती है? ये कह रहा भाई स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा नहीं की जाती दोस्तों, क्या की जाती है? स्वाभाविक व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। कि बालक जो है ना मेरे साथ में जो व्यवहार करेगा वो कैसे करेगा भाई, स्वाभाविक व्यवहार करे या न करे कोई फर्क नहीं, इसका की उपेक्षा की जाती है। मैंने निर्देश दे दिए, ये करना है, अब इसके प्रति वो कैसा व्यवहार करेगा ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। उपेक्षा की जाती है ना, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा नहीं की जाती कि आपने निर्देश दे दिए तो जरूरी थोड़ी है बालक वैसा का वैसा काम कर देगा, नहीं कि ना, अपेक्षा नहीं कर सकते आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दोष नहीं है, ये दोष नहीं है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्त हैं, है ना। इससे उपेक्षा की जाती है, अपेक्षा नहीं, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा की जाती है, स्वाभाविक सेवा की अपेक्षा नहीं की जाती है दोस्तों। क्या की जाती है? अपेक्षा नहीं की जाती। ये दोष नहीं है, बाकी सारे के सारे दोष हैं। दल शिक्षण में उपागम होते हैं। अब आ गए भाई आपका दल शिक्षण। दल शिक्षण भी एक बार उपागम है, इसको शिक्षण विधि के अंदर भी कहते हैं। दल शिक्षण में उपागम में दल होता है। दल शिक्षण के अंदर जो दल बनता है ना, दल किसका होता है? ये कह रहा भाई शिक्षकों का दल होता है, छात्रों का होता है, या विद्यालय के समस्त कार्यवाहक जो विद्यालय में जितने भी काम करने वाले उनका होता है, या उपयुक्त सभी या सबका हो सकता है। दोस्तों याद रखना, दल शिक्षण उपागम में जो दल बनता है ना, बच्चों का नहीं बनता है, दल शिक्षकों का बनता है। किसका बनता है? शिक्षकों का। और दल, बच्चों का दल तो वैसे ही होता है ना, क्लास में 20 से 25 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, उनका दल तो वैसे भी होगा। उनका क्या दल बनाना? किसका दल बनता है? शिक्षकों का दल बनता है। सही उत्तर इसका ए होगा, दल शिक्षण में उपागम में शिक्षकों का दल बनता है। देखिए अगला प्रश्न, दल हो सकता है, ये पूछ रहा है दल कौन कौन से हो सकता है भाई, किस किस शिक्षकों का आप दल बना सकते हो? पहला पूछ रहा है एक ही विभाग के सभी शिक्षकों का दल, यानी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले सारे टीचरों का दल बना सकते हो, बिल्कुल उसका दल बन सकता है। एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल, संस्था आपकी एक होनी चाहिए, विद्यालय आपका एक है, उसके अंदर भले अलग अलग विषय के सब्जेक्ट है ना, उनका भी आप क्या बना सकते हो? ग्रुप बना सकते हो, ये भी सही है। ये कह रहा है विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। इनमें अंदर समझना भाई, यदि आप अलग अलग विषय के अध्यापकों का दल बना रहे हो ना, तब आपकी स्कूल एक होनी चाहिए, संस्था एक होनी चाहिए। लेकिन यदि आप अलग अलग स्कूल से अध्यापक बुला रहे हो ना, फिर उनका विभाग एक होना चाहिए, मतलब एक ही विषय के अध्यापक होने चाहिए। ये तीनों के तीनों का दल बनाया जा सकता है दोस्तों। ये क्या होगा? सही होगा। कभी प्रश्न में ऐसा ऑप्शन आ जाए ना, विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल, नहीं बनता है भाई। विभिन्न संस्थाएं यदि अलग अलग है तो शिक्षकों का दल एक ही विभाग का होगा। शिक्षक यदि अलग अलग विभाग का है तो उसके लिए भी संस्था एक होनी चाहिए, और है ना, एक ही विभाग के शिक्षक तो हो ही सकते हैं। तो ये सभी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई। दल शिक्षण का सोपान नहीं है। दल शिक्षण के सोपान कौन कौन से दोस्तों? दल शिक्षण के 3 सोपान है। सबसे पहला योजना बनाना, फिर व्यवस्था करना, और तीसरे नंबर पर मूल्यांकन करना। परिकल्पना का निर्माण करना दल शिक्षण का सोपान नहीं है। सबसे पहले योजना का निर्माण किया जाएगा। योजना का मतलब किस विषय का दल शिक्षण को बुलाना है। फिर व्यवस्था करना, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक से अधिक टीचर यदि विद्यालय में आएंगे तो बच्चे भी एक साथ में बैठेंगे, तो उन्हें बैठने की व्यवस्था है, अध्यापक की ठहरने की व्यवस्था है, सब कुछ करनी पड़ती है। और क्या क्या प्रश्न पूछने, क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, सारी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ जाता है। फिर अंत में मूल्यांकन कर लेना कि अपने जो दल शिक्षण करवाया था वो कितना प्रभावी रहता। तो ये भी उद्देश्य है, ये भी सोपान है, ये भी सोपान है, ये भी सोपान है। ये परिकल्पना का निर्माण करना सोपान नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दल शिक्षण का महत्व है। दल शिक्षण का क्या महत्व है भाई? शिक्षक की संख्या की कमी को पूरी करते हैं, शिक्षकों की गुणात्मक कमी को पूरी करते हैं। दोनों उत्तर इसके सही होंगे। ग्रुप टीचिंग क्यों करवाई जाती है? दल शिक्षण क्यों करवाया जाता है? शिक्षक की संख्या की कमी को पूरी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि समझ लीजिए कि क्या हुआ कि विद्यालय के अंदर मान लो एक दिन 5 अध्यापक में से 2 नहीं आए, तो 3 तो कक्षा में रहेंगे और 2 कक्षाएं क्या पड़ी रहेगी? खाली पड़ी रहेगी ना। तो एक ही विभाग के विभिन्न विषयों के अध्यापक मिलकर के कौन सा शिक्षण करवा देंगे? दल शिक्षण। तीनों टीचर एक साथ में मिल जाएंगे, बच्चों को भी कहा बिठा देंगे एक साथ, और अपने अपने विषय की चर्चा कर लेंगे। तो संख्या की कमी का क्या हो जाएगा? अभाव ही नहीं होगा। शिक्षकों की गुणात्मक कमी को पूरी करने के लिए कभी कभी कैसा होता है ना भाई, अध्यापक गणित विषय में सिलेक्शन तो हो जाता है, उसका कुछ कारणवश से हो जाता है कि कोई भी कारण रह सकता है, तो सिलेक्शन तो उसका हो गया, और वो विद्यालय के अंदर पहुंच गया, और भाई गणित उसको पढ़ाना नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, जैसे अपना रिजर्वेशन की बात करना, तो रिजर्वेशन के अंदर गवर्नमेंट बाध्य होती है, भले नंबर है या नहीं है, फिर भी उसको क्या करवाना है? सिलेक्शन करवाना। कोई बच्चा गलती से ऐसा हो गया, दुर्भाग्य बस, बाकी ऐसा नहीं होता भाई ना, भाई आरक्षण रिजर्वेशन हो या कुछ भी हो, सिलेक्शन सब अपने बलबूते भी करवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का मतलब रिजर्वेशन के अंदर 80 सीटें हैं,
हैं, यानी 79 बच्चों ने तो सिलेक्शन करवा दिया, जितने भी बच्चे थे ना 100% बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब एक बच्चे के गणित में बिल्कुल कम नंबर है, लेकिन सरकार यहाँ पे बाध्य है, भले ही कम नंबर है लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में उनको जगह दे रखी है। मान लो ऐसे टीचर को लगा दिया, अब वो क्या करेगा कि भाई देखिए लग तो गया है लेकिन विद्यालय में जाने के बाद में पढ़ा नहीं पा रहा है, तो अध्यापक क्या करेगा, उनकी इंसल्ट थोड़ी होने देगा, अध्यापक उनकी हेल्प करेंगे। किसके माध्यम से? गुणात्मक कमी को पूरी कर लेंगे। उस विद्यालय के अंदर कोई दूसरा अध्यापक होगा जो गणित अच्छी पढ़ाता होगा ना, वो क्या करेंगे, एक काम कीजिए गुरुजी आपकी गणित मैं पढ़ा लूंगा और है ना आप हिंदी आप पढ़ा लो, हिंदी इसी विषय हिंदी आप पढ़ा सकते हो ना, हिंदी आप पढ़ा लो। वो क्या करेगा, गुणात्मक कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चों को ये फील नहीं होने देंगे कि ये गुरुजी गणित विषय के और हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में ना समायोजित कर लेंगे दोनों टीचर मिल करके, तो कि गुरुजी की भी इंसल्ट नहीं हो और विद्यालय में क्या चल जाए, अपना काम भी चल जाए। तो गुणात्मक कमी को भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसके अंदर पूरी की जा सकती है दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दल शिक्षण का प्रमुख गुण है, क्या पूछा इन्होंने, दल शिक्षण का प्रमुख गुण है अनुशासन बनाए रखना, समय धन की बचत करना, विशिष्ट ज्ञान का प्रदान करने में सहायता करना। मैंने पहले ही कह दिया, यदि शब्द प्रमुख लगा है ना तो उपयुक्त सभी कभी सही नहीं होगा। प्रमुख का मतलब एक ही होता है, खास तो एक होता है, बाकी सब हो सकते हैं, है ना। आपको पसंद बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको पूछेंगे मुख्य रूप से क्या पसंद है, तब एक का नाम ही आएगा। तो इसमें ना प्रमुख लगा रखना, उपयुक्त सभी कभी नहीं होगा। ज्ञान अनुशासन बनाए रखना, समय धन की बचत करना, ये नॉर्मल बात है दोनों। विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने में सहायता, सामान्य ज्ञान तो आप एक विषय का उसी अध्यापक से साथ में ले रहे हो, लेकिन यदि ग्रुप बनकर के टीचर आएंगे तो आपको कैसा ज्ञान देंगे, विशिष्ट ज्ञान देंगे, है ना। प्रमुख कारण सी है दोस्तों, सी इसका उत्तर सही होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। दल शिक्षण का दोष नहीं है, क्या पूछ रहा भाई, दल शिक्षण का दोष नहीं है। दोष पहला भाई, एक साथ इतने शिक्षक की व्यवस्था करना जटिल है, ये बिल्कुल दोष है भाई। इतने सारे अध्यापक एक साथ में कहां से लाए जाएंगे। मान लीजिए कि एक ही संभाग से ना अलग अलग विषय से हिंदी के टीचर बुलाने, सारी जगह यदि हिंदी के टीचर आ गए, अब हिंदी के टीचर आ गए तो क्या करेंगे, तो भाई दूसरी विद्या में हिंदी पढ़ाएगा कौन, ये भी दिक्कत हो जाएगी ना। जटिल व्यवस्था भी, बड़े कमरे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। बड़ा कमरा, जगह टीचर ज्यादा आ रहे तो बच्चे भी ज्यादा हो रहे हैं, ठहरने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए जगह भी तो अधिक होनी चाहिए, ये भी दोष है भाई। सभी प्रकरणों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, सभी प्रकरणों को दल शिक्षण के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, ये दोष नहीं है दोस्तों। सभी प्रकरणों को आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये ना दोष, पढ़ाया जा सकता है नहीं पढ़ाया जा सकता, ये दोष होगा, ये दोष इसका नहीं है, सी इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए शिक्षण विधि का दोष नहीं, इसने शिक्षण विधि का ही दोष पूछ लिया। जो शिक्षण विधि आप पढ़ा रहे हो ना उसका दोष नहीं है। शिक्षण प्रभावी बनता है, सभी शिक्षक विधियों में अनुभवी होते हैं, ज्ञान का अस्थायीकरण होता है, शिक्षण क्रम से चलता है। ये कह रहा है शिक्षण विधि का दोष है, शिक्षण प्रभावी बनता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान का अस्थायीकरण होता है, आप विधि के द्वारा पढ़ाओगे तो बालक जो सीखेगा ना वो मेमोरी के अंदर सेव रहेगा अच्छी तरीके से। शिक्षण क्रम से चलता है, बिल्कुल शिक्षण विधि के द्वारा ना शिक्षण क्रम से चलता है। सभी शिक्षक विधियों में अनुभवी होते हैं, ये जरूरी नहीं भी सारे टीचरों को ना शिक्षण विधि के अंदर ज्ञाता नहीं होते, किसी को आसक्ति हो सकता है, टीचरों को नहीं आए, ये क्या है, इसका दोष है। सभी शिक्षक शिक्षण विधियों के ज्ञाता नहीं होते, बी इसका सही उत्तर होगा। यह रहा आपका अंतिम प्रश्न। एक शिक्षण का प्रमुख गुण है, शिक्षण नहीं दोस्तों, शिक्षक, एक शिक्षक का प्रमुख गुण होना चाहिए, समय पर विद्यालय जाए, अनुशासन बनाए रखें, शिक्षण विधियों का ज्ञाता हो या विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रमुख गुण की बात की ना, समय पर जाना, अनुशासन बनाए रखना, ये टीचर की आम गुण के अंदर बात है। इन दोनों के अंदर बात, विषय बाद की बात है। सबसे पहले तो इसको पढ़ाना आना चाहिए, विषय का ज्ञान तो बाद में, पहले क्या आना चाहिए, पढ़ाना तो आना चाहिए ना, फिर विषय का ज्ञान आता है। विषय का ज्ञान भरपूर है लेकिन पढ़ाना नहीं आता है, कोई मतलब का ज्ञान, पढ़ाना पहले आना चाहिए, विषय का ज्ञान अपने आप हो जाता है। शिक्षण विधियों का ज्ञाता होना चाहिए। मुख्य दोष क्या, दोष मुख्य चीज क्या है, प्रमुख गुण होना कौन सा होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञाता होना चाहिए, सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये रहा आज का 50 नंबर का संग्राम दोस्तों। 50 नंबर आपके 650 तक का सफर अपने कर लिया है। अरे आप गति पकड़ रहे ना, अब ज्यादा टाइम नहीं निकल रहा है, अब घंटे से 2-3 मिनट ही ऊपर जा रहे हैं और अपना क्या हो रहा है, शिक्षण पूरा का पूरा हो रहा है। अब जो होगा अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ाते रहेंगे और प्रश्नों को क्या करेंगे 50 से ना धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। 1-2 क्लास और रुकिए, थोड़ा मेंटेन होता था टाइम। जिस दिन 55 मिनट के अंदर 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन देखना अपन 60 प्रश्न लेकर के आ जाएंगे। प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, बस आप ऐसे ही जुड़े रखिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहिए। और कंफ्यूजन वाले प्रश्न ज्यादा मत भेजो है ना मेरे पास में, मैं आपके कभी उत्तर नहीं दे पाता हूँ। इतने बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देते हैं, टेलीग्राम पर कर देते हैं, सर इसका उत्तर क्या होगा। अब आप गाइडों से पढ़ते हो ना, अब गाइडों में कुछ भी उत्तर देते हैं, गाइडों वालों की मर्जी है ना। अब हर गाइड का उत्तर हम नहीं दे सकते, हम देंगे फिर सही बताओगे, आप देखो गाइड में ये दे रखा है, सर ये बता रहा है, और आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आपने जहां पे विश्वास कर रखा है ना वहीं से पढ़िए। सिलेक्शन करवाना है ना तो किसी एक पर विश्वास कर लो कि हाँ ये जो बता रहा है वो मेरे लिए क्या है,
सही है और ये जरूरी भी है। जब तक आप एक पर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक आप कंफ्यूजन में घूमते रहोगे। तो आप इसे में उत्तर नहीं दे पाओगे। आपका साथ है, बिल्कुल सही है, प्रश्नों की संख्याएं बढ़ती रहेगी। और जैसे मैंने बोला कि हाँ, मैं शिक्षण विधियां भी लेकर के आ रहा हूँ थ्योरिकल। अगले सप्ताह से जैसे जैसे मैं कोशिश करूंगा कि शुरू हो जाए, सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ा दूंगा, रीड फर्स्ट लेवल की भी पढ़ा दूंगा, SST साइंस वालों की, सबकी है ना एक बार मतलब डिटेल से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन क्रैश कोर्स की तरह एक बार पूरी की पूरी आपको समझा दूंगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।